गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से मुग़ल साम्राज्य अपने दरबारी अंतर्द्वंद और षड्यंत्रों से घिर गया औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, और 1703 से लेकर के लगभग 1856 तक मुग़ल राजवंश सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक रूप से भारत का अखिल भारतीय शक्ति के रूप में बचा रहा। 1857 में विद्रोह होने के बाद सत्ता पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में चले जाती है। तो ये लगभग 150 वर्ष लगा मुग़ल साम्राज्य के परछाई से भारत की राजनीति को, भारत की सत्ता को खत्म होने में, दूर होने में। लेकिन इस पतन के क्रम में भारतीय राजनीति में कई नवीन प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मेंस में कई सवाल पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी हर वर्ष 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दरअसल इतिहास में इस विचार को लेकर के मतभेद है कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, जब उसके अयोग्य उत्तराधिकारी सत्ता पे काबिज होना शुरू हुए और परोक्ष रूप से किसी अमीर, किसी कुलीन, किसी सरदार के हाथों के कठपुतली बनने लगे, तो वैसी स्थिति में हम क्या इसे मुग़ल साम्राज्य की पतन कहें या राजनीतिक रूपांतरण कहें, यानी कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन पीरियड के रूप में कहें। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हम इसे राजनीतिक रूपांतरण के रूप में या पॉलिटिकल ट्रांजिशन के रूप में देखें। पॉलिटिकल ट्रांजिशन के रूप में इसलिए क्योंकि सत्ता भले ही मुग़ल वंश, मुग़ल कुल के हाथों से निकल गया हो, लेकिन उसके बावजूद परोक्ष रूप से मुग़ल शासन प्रणाली, मुग़ल व्यवस्था, मुग़ल परंपराएं सब कुछ निरंतर जारी रही और मुग़ल सत्ता 1857 तक सर्वोच्च बनी रही। समकालीन क्षेत्रीय शक्तियां, चाहे मराठे हो, चाहे सिख हो, वो सब, चाहे 1757 के बाद अंग्रेज हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सब कहीं ना कहीं मुगलों की संप्रभुता सांकेतिक रूप से स्वीकार करते थे। आप देखेंगे कि कई ऐसे अवसर हैं जब मराठे मुगलों के दरबार में आते हैं, जैसे साहू औरंगजेब के कब्रगाह पर जाते हैं, सिख जिनके गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई वो भी दरबार में आते हैं। और यहाँ तक आप ये भी देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय के समय में जब मराठों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली की सत्ता पाई, तो कुछ ही दिनों के बाद वो उसके चंगुल से, मराठों के चंगुल से निकलने के लिए बेचैन होने लगे। और इस बात को लेकर के अंग्रेज और मराठों में एक लंबा संघर्ष भी चला कि दिल्ली पर किसका प्रभुत्व होगा, यानी दिल्ली के जो सम्राट होंगे, मुग़ल सम्राट, उन पर किनका प्रभाव होगा। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन या रूपांतरण का दौर था, न कि पूरी तरह से मुग़ल सत्ता के ध्वस्त होने का या पतन होने का। हाँ ठीक है, ये पतनशील प्रवृत्तियां थी, पतन होने लगी थी, लेकिन अखिल भारतीय सत्ता के रूप में मुग़ल सत्ता बनी रही। इस समय एक नवीन प्रवृत्ति ये देखने को मिली कि मुग़लों के जो प्रांत थे, जो सूबा थे, कुछ सूबा स्वतंत्र होकर के अपने आप को संप्रभु डिक्लेयर कर लिए, यानी कि सोवरेन स्टेट के रूप में गवर्नमेंट या गवर्नेंस चलाने लगे, संप्रभु राज्य के रूप में शासन चलाने लगे। दूसरी ओर क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो
मुगल साम्राज्य के सत्ता को चुनौती दे करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। तीसरी प्रवृत्ति ये देखते हैं इस समय कि कुछ नवीन क्षेत्रीय शक्तियां उभर करके सामने आती हैं और स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करती हैं। तो 1707 के बाद से लेकर के 1857 का जो दौर है, इस दौर में हम भारतीय राजनीति में कई ऐसी प्रवृत्तियां देखते हैं जिसके एक एक पहलू को या एक एक आयाम को समझना हमारे लिए आवश्यक है। उसी पहलुओं या आयाम में से आज एक आयाम की बात करने वाले हैं हम लोग कि मुगल साम्राज्य की जब पतन शुरू हुई या मुगल साम्राज्य का जब महत्व अखिल भारतीय स्तर पर नहीं रह गया, तो उस समय राजनीति में कौन कौन सी नए नए प्रवृत्ति या नए नए विशेषताएं देखने को मिलती है। तो सामान्यतः इतिहास में ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि नवीन या नए स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व में आना। ये नए स्वतंत्र राज्य, नवीन स्वतंत्र राज्य 3 तरह की थी। 18वीं सदी में ये नवीन स्वतंत्र राज्य 3 तरह की थी। पहला वो थी जिसे हम लोग उत्तराधिकारी स्टेट कहते हैं, उत्तराधिकारी राज्य। दूसरे राज्य को हम लोग नवीन राज्य या विद्रोही राज्य कह सकते हैं, रेबेलियन स्टेट या न्यू स्टेट। तीसरा स्टेट को हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट या स्वतंत्र राज्य के रूप में व्याख्या करते हैं। हम ये 3 राज्यों का क्लासिफिकेशन इसलिए किए हैं क्योंकि आप देखेंगे इन तीनों ही राज्यों की इन तीनों ही राज्यों के उदय की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। यानी अलग अलग पृष्ठभूमि में इन तीनों तरह के राज्यों का उदय हुआ। याद रखिएगा कि पूरे भारत की अगर बात करें तो केंद्र में अभी भी मुगलों का प्रभाव है। दिल्ली में अभी भी मुगल बैठे हुए हैं और उनके रहते हुए भी भारत में इस 3 तरह के राज्यों का उदय शुरू होता है। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता का महत्व खत्म होना शुरू हो जाता है। ये उत्तराधिकारी राज्य पर वर्ष 2021 के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या वास्तविक रूप में ये उत्तराधिकारी राज्य थे। 150 वर्ड्स में इसको आंसर लिखना था। हो सकता है अगले बार यहाँ से सवाल पूछ दे या यहाँ से सवाल पूछ दे, तो संभावना हमेशा बना रहता है। और याद रखना है इतिहास का ट्रांजिशन पीरियड हमेशा ही संवेदनशील होता है। वहाँ से किसी न किसी रूप में मेंस में या प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 3 तरह के नवीन राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी में मुगलों के रहते हुए, मुगलों के दिल्ली में अस्तित्व के बावजूद खड़ी होनी शुरू होती है। उसी तरह से जैसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कई क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। भारत में जितनी भी पार्टियां बनी हैं सब के सब कांग्रेस की ही नजायज या कांग्रेस की ही उपज है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध करके ही पैदा हुई है। जितनी भी राजनीतिक दल हैं, आप जो भी देख लें, चाहे उत्तर की राजनीतिक दल हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, कहीं का भी, सबका कांग्रेस ही कहीं ना कहीं कांग्रेस से असंतुष्टि ही रही है। तो 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति की दूसरी प्रवृत्ति यह है। पहली प्रवृत्ति थी मुगल सत्ता का पतन, दूसरी प्रवृत्ति थी दरबारी षड्यंत्र और तीसरी प्रवृत्ति है नए राज्यों का उदय। एक तो ये राज्य हैं, दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि एक और कंपनी के रूप में या ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक और शक्ति भारत में उभरना शुरू होता है, जिसको हम लोग अलग से करेंगे। ये सब अपने आप में एक टॉपिक है जो मेंस पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोग सक्सेसिव स्टेट या उत्तराधिकार राज्य के बारे में जानते हैं कि उत्तराधिकार राज्य कहते किसको हैं, कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे और वहाँ के सामान्य विशेषताएं क्या थी उस राज्य की। हालांकि इन तीनों ही राज्य एक अलग तरह का एक हमारे लिए
मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए एक अलग ही अध्याय है, एक अलग ही चैप्टर है, जिसको हम अलग से भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहाँ से सीधे सवाल पूछे जाएंगे। यानी क्षेत्रीय राजनीति एक अलग टॉपिक ही है, लेकिन अभी हम केंद्र की राजनीति पढ़ रहे हैं, इसीलिए इनके बारे में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों के बारे में या 18वीं शताब्दी के नवोदित राज्यों के बारे में या उनकी विशेषताएं बताइए, या कुछ ऐसे तर्क दीजिए जिससे ये प्रमाणित हो कि ये उस समय की आवश्यकता थी। अगर ये नहीं होती तो कुछ और हो सकता था राजनीति में। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इन क्षेत्रीय राज्यों का महत्व क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था। याद रखना है, यही क्षेत्रीय राज्य हैं, यही स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य हैं, इन तीनों ही तरह का, जो 100 वर्षों तक, आने वाले 100 वर्षों तक 1707 से लेकर के लगभग 1757 तक 50 वर्ष इधर बंगाल में और बाकी सब एरिया में लगभग 1800 तक ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को गिरफ्त में लेने से रोके रखा। याद रखना है, इसी में से कई ऐसे राज्य हैं जो औरंगजेब के घृष्टतम कार्यों को, निकृष्टतम कार्यों के होने के बावजूद, क्रूरतम शासन होने के बावजूद भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत की गौरव, भारत कहने का मतलब हिंदुओं की बात हो रही है यहाँ पे, इनको बचाए रखा। हम लोग एक दिन अलग से बात करेंगे कि औरंगजेब कितना जालिम था, लेकिन आपसे ये यूपीएससी में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि औरंगजेब कितना जालिम था, लेकिन हम लोग किसी दिन अनऑफिशियल ये भी बात कर लेंगे कि कितना जालिम था, उसका गवर्नमेंट, उसका गवर्नेंस किस तरह का था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या था प्रवृत्ति। तो ये कहीं ना कहीं तीनों राज्य महत्वपूर्ण रहे हैं। पहले हम लोग सक्सेसिव स्टेट के बारे में बात करते हैं। उत्तराधिकारी राज्य, दरअसल भारत में 3 राज्यों को हम लोग उत्तराधिकारी राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर केंद्र की दिल्ली, ये दिल्ली का मुगल वंश है, दिल्ली के मुगल वंश के बाद भारत में 3 ऐसे राज्य हुए जिन्हें हम उत्तराधिकारी स्टेट के रूप में परिभाषित करते हैं। पहला हुआ अवध, दूसरा हुआ बंगाल और तीसरा हुआ हैदराबाद। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हीं तीनों राज्यों को हम उत्तराधिकारी राज्य या सक्सेसिव स्टेट के रूप में परिभाषित करते हैं। ये तीनों ही उत्तराधिकारी स्टेट हैं। पहले ही आपको बता दिए। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराधिकारी राज्य कहते किसको? और भी तो समकालीन शक्तियां थी, सिख थे, राजपूत थे, जाट थे, रुहेल थे, मैसूर का राज था, केरल का स्टेट था, और भी इस तरह की शक्तियां थी। तो फिर उनको क्यों नहीं कहते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उत्तराधिकारी स्टेट कहते किसको। तो उत्तराधिकार किसको कहा जाता है, आप खुद बता दीजिए। तो उत्तराधिकारी उसी को कहा जाता है जो आपके पास या आपके बाद जो आपका अधिकारी हो, यानी कि जो दावेदारी पेश करता हो, उसी को उत्तराधिकारी कहते हैं। यानी आपके बाद उत्तर जो अधिकार का दावा करता हो वही उत्तराधिकारी कहलाता है। सिंपल सा मतलब यह है। जैसे हम लोग अपने वंश के, अपने अपने परिवार के वंश के उत्तराधिकारी हैं। हमारे पिता थे, हमारे पिता हैं, उनके पिता, तो हमारे बाबा के उत्तराधिकारी पिता हुए, पिता के उत्तराधिकारी हम हुए। तो ये वंशानुगत या वंश पर आधारित उत्तराधिकारी हुआ। ये इसके बुनियाद रक्त संबंध पर है, यानी कि दोनों में ब्लड रिलेशन है। तो क्या इन प्रांतों को में या इन प्रांतों पर शासन करने वाले लोगों का मुगलों के साथ ब्लड रिलेशन था? क्या ये जो सूबेदार थे इन प्रांतों के, क्या उन सूबेदारों का
मुगल वंश के साथ रक्त संबंध था क्या? मुगल सम्राट के भाई थे, भतीजा थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे गांव में इसके लिए देहात में गोतिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक ही गोत्र से हो, एक ही कुल से हो, उसको गोतिया कहा जाता है। उत्तराधिकारी क्या है? तो उत्तराधिकारी के लिए या तो आप उनके साथ रक्त संबंध हो। तो याद रखना है, जो भी इन तीनों राज्यों की स्थापना की वो कहीं भी मुगलों के साथ रक्त संबंध नहीं रखते थे, यानी कि वंशानुगत उत्तराधिकारी ये नहीं थे, रक्त संबंध पर आधारित उत्तराधिकारी नहीं थे। ये इनके राज्यों का, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कहीं भी वैधानिक नहीं था, राज नियम के अनुसार या शासन के नियम के अनुसार, नैतिक नियम के अनुसार कहीं भी ये सही नहीं था, वैध नहीं था, इनवैलिड था। फिर भी हम इसको सक्सेसिव स्टेट क्यों कहें? तो इसलिए हमको कहना पड़ेगा, इसके पीछे एक दो तर्क को समझ लीजिए, उन्हीं तर्कों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो सवाल आपसे यूपीएससी में पूछा भी गया है। तो उत्तराधिकारी हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये जितने भी राज्य हैं, तीनों ही राज्य कभी अपनी स्वतंत्र अस्तित्व से पहले मुगलों के एक प्रांत के रूप में थे, सूबा के रूप में थे। यानी कि ये मुगलों का अपना राज्य था। तो स्वाभाविक है कि इसके साथ, केंद्र की शक्ति के साथ इनका संबंध था। अब इन्हीं का दायित्व तो बनता है, इन राज्यों का ही दायित्व तो बनता है कि अगर ये कमजोर हो रहा हो तो इसकी रक्षा करें, या अगर इस पे कोई आक्रमण कर रहा हो तो हम आकर के उसकी ओर से संघर्ष करें। इन्हीं राज्यों का दायित्व था, चाहे हैदराबाद हो, अवध हो, चाहे बंगाल हो। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये मुगलों का कभी प्रांत थे, सूबा थे, और यहाँ पे शासन करने के लिए केंद्र से ही बादशाह के द्वारा सूबेदार को नियुक्त किया जाता था। दो तरह के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, एक दीवान, दूसरा निजाम। निजाम यानी कि आप उसको सूबेदार भी कह सकते हैं, जो प्रशासनिक प्रमुख होता था, और दीवान जो राजस्व व्यवस्था को देखता था। ये दोनों अधिकारी केंद्र से अपॉइंट किए जाते थे, आज के गवर्नर की तरह। जैसे केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यों में अपना गवर्नर अपॉइंट करती है, उसी तरह से इन राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। तो इस नाते ये सक्सेसिव स्टेट हुए कि अगर यहाँ पे कोई शक्ति नहीं रहा तो वैसी स्थिति में इन्हीं राज्यों की दावेदारी यहाँ पे होगी। इनमें अगर कोई शक्तिशाली सूबेदार है तो वो यहाँ पे आकर के सत्ता ग्रहण कर सकता था। किससे? जितने भी उस समय के कुलीन, सरदार या नवाब, उनमें से जो श्रेष्ठ होता है। सपोज ऐसे समझ लीजिए कि अगर केंद्र में कोई सरकार बनती है, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अगर केंद्र में कोई सरकार बनती है, सरकार बनती है और उस सरकार के कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मान लीजिए नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बने हैं सपोज। अगर बाय द वे नरेंद्र मोदी कुछ समय के बाद संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, तो संन्यास ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का अगर यहाँ पे सरकार बनता है केंद्र में, दिल्ली में, तो उनका कौन उत्तराधिकारी होगा? या तो उनका बेटा होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था में ये बेटा बन नहीं सकता। हर राजतंत्र होता तो बन सकता था, मोनार्की होता तो, लेकिन डेमोक्रेसी है, चुन करके ही आएंगे, और उसके बाद दल के सभी सांसद या सदस्य ही अपने बीच में से उनको दल का नेता चुनेंगे, तब जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होंगे। तो वो तो नहीं है, यानी कि वंश परंपरा पे यहाँ पे उत्तराधिकारी का कोई कॉन्सेप्ट वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में कोई जगह नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा? तो वही बनेगा जिसमें काबिलियत हो, जो उसी दल का हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री हो सकता है, उप मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर केंद्र का ही कोई मंत्री हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सदस्य या कार्यकर्ता हो सकता है जिसमें वो क्वालिटी हो, वो खूबी हो। तो बाकी सभी मेंबर मिल करके दल का उसको चुनाव लड़वा देंगे, या चुनाव जीता हुआ है तो उसको अपॉइंट कर देंगे।
तो कल को अगर पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी योगी हो जाए तो ये वैलिड है, वैलिड होगा, क्योंकि ये स्वयं नहीं होंगे, पार्टी के सभी लोग मिल करके इनको उनका उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इनको उत्तराधिकारी स्टेट इसी आधार पे कहते हैं, क्योंकि ये सभी स्टेट कभी ना कहीं मुगल राज के प्रांत हुआ करते थे। इसमें से 3 है, हैदराबाद, अवध और बंगाल, याद रखिएगा। और ये तीनों के तीनों राज्य ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, विशेष करके अवध की, क्योंकि बंगाल की तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल से ही अंग्रेजों का भारत में पैठ शुरू होता है, राजनीतिक प्रवेश शुरू होता है। यहीं से ये धीरे धीरे बंगाल से ही उत्तर पर कब्जा करते हैं और दक्षिण पर धीरे धीरे फैल जाते हैं और पूरे भारत को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। तो पहला तो तर्क ये हो गया कि ये उनके प्रांत थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तर्क पे हम इसे मान लें कि ये उत्तराधिकारी स्टेट थे? नहीं। तो इसको जानने के लिए दूसरी बात हमको ये देखनी पड़ेगी कि ये जो प्रांत थे, जब ये राज्य यहाँ के सूबेदार स्वतंत्र होकर के शासन करने लगे, या यहाँ पर जब वो शासन कर रहे थे, गवर्नमेंट अपना चला रहे थे, तो वो उन्हीं मुगलों की परंपराओं को ही आगे बढ़ा रहे थे। मुगल की जो ब्यूरोक्रेसी थी, मुगल के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, संस्था थी, मुगल शासन करने की जो शैली थी, वो सब के सब ये यहाँ पे कॉपी कर रहे थे, चलाते करते थे। अब आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि क्या अगर कोई स्वतंत्र या कोई दूसरा राज्य स्टेट होगा, मान लो ये, जिसका मुगलों से कोई संबंध नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान राजनीति में केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, तो उसके जितने भी स्टेट में सरकार है, हर एक सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र की सरकार के कार्य पद्धति को, कार्यशैली को ही अनुकरण करती है। जैसे केंद्र की सरकार करती है, उसी तरह का स्कीम ये भी अपने राज्य में लगाती है। जिस तरह का पॉलिटिक्स वहां पे वो करती है केंद्र में, उसी तरह की पॉलिटिक्स ये भी करती है। जिन जिन क्षेत्रों पर केंद्र की सरकार फोकस करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, परिवहन, ये सब पे ये भी करेगी। जो मतदाता पे केंद्र की सरकार, मतदाता ग्रुप पे केंद्र की सरकार फोकस करती है, राज्य की सरकार भी उसी पे फोकस करती है। किस वर्ग को किस वर्ग के साथ तुष्टिकरण का व्यवहार करना है, किस वर्ग का उपेक्षा करना है, किस वर्ग को अपने में समाहित करना है, किस वर्ग के प्रति आंख बंद करके विश्वास करना है, वो सब केंद्र की राजनीति से इन्फ्लुएंस होता है राज्यों का। तो सेम चीज यहाँ पे इन राज्यों के साथ भी था कि इन राज्यों की जो शासन प्रणाली थी, जो संस्थाएं थी राज्यों में शासन की करने की, जो ब्यूरोक्रेसी था, जो उद्देश्य था, वो सब के सब केंद्र से पूरी तरह से प्रभावित था। तो शासन प्रणाली भी आप कह सकते हैं, शासन प्रणाली और व्यवस्था दोनों ही आगे निरंतर रखा गया मुगलों का। तीसरा, इन राज्यों के द्वारा, उत्तराधिकारी राज्यों के द्वारा हमेशा ही अपनी स्वतंत्रता के बावजूद भी इनकी स्वामी भक्ति या संप्रभुता को स्वीकार किया जाता रहा। सॉवरेनिटी का या पैरामाउंटेसी आप कह सकते हैं, प्रभुसत्ता को स्वीकार किया जाता रहा। इनकी झुकाव हमेशा इनके प्रति बनी रही। ये कभी भी प्रखर होकर के, मुखर होकर के मुगलों के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं किए। अपनी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखे, लेकिन कभी भी ये नहीं किए। चौथी बात, संकट पड़ने पर इन्होंने हमेशा ही केंद्र की मदद की। यानी कि संकट में जैसे आपका उत्तराधिकारी होगा तो आप उससे अपेक्षा करते हैं, आप उससे उम्मीद करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर आपके पीछे वो खड़ा रहे। जैसे आप देखे होंगे कि गांव के लोग कितना भी पारिवारिक कलह हो जाए, बाहर में अगर उस गांव के व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, कोई संकट आ जाए,
कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में सबसे करीबी आपका जो होगा वो आपके गांव का ही व्यक्ति होगा, वही आपके बारे और आपका भी विश्वास और आपकी भी निगाह सबसे पहले उसी व्यक्ति पे जाएगी। अगर शहर के हैं तो आपके पड़ोसी पे आपकी निगाह जाएगी। ये मानवीय प्रवृत्ति है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये 4-5 ऐसे तर्क हैं। इन तर्कों को आप अपने जेहन में रखिएगा और इन्हीं तर्कों के आधार पर यह सिद्ध कीजिएगा कि वास्तविक रूप में ये तीनों के तीनों राज्य सक्सेसिव स्टेट थे। इसको कभी भी डिनाई मत कीजिएगा आंसर राइटिंग करते समय कि ये उत्तराधिकारी राज्य नहीं थे। उत्तराधिकारी राज्य थे। कैसे थे? तो ये, लेकिन इसमें एक तर्क ये भी बता देना है कि ठीक है, वो सारी प्रवृत्तियों को फॉलो करते थे, वो सारे कैरेक्टर्स को, चरित्र को या विशेषताओं को कैरी करते थे प्रांतीय राज्य, लेकिन इनमें उत्तराधिकारी से थोड़ी सी अलग ये भी था कि ये नवीन एक्सपेरिमेंट या नए प्रयोग करने में भी नहीं चुके थे। यानी नवीन प्रयोग कभी कर रहे थे, न्यू एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। न्यू एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे? तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में। कैसा डिप्लोमेटिक रिलेशन? तो जो मुगलों का दुश्मन था, ये अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन्होंने उनके साथ कूटनीतिक संबंध भी बनाए, समझौता कर लिया, अलायंस बनाए, अपना गठबंधन बनाए, निर्णय लेते समय स्वतंत्र रहे, अपने क्षेत्रों में निर्णय लेते समय स्वतंत्र रहे, अपने राज्य की हित को प्रायोरिटी दिए, अपने स्टेट के इंटरेस्ट को इन्होंने प्रायोरिटी दिया। तो इन तर्कों के आधार पर यह कह सकते हैं कि हाँ, ये सही है कि ये तीनों स्टेट, तीनों राज्य सक्सेसिव स्टेट थे, लेकिन ये पूरी तरह से क्लोन स्टेट नहीं थे। थोड़ी सी इनमें विचलन भी थी, लेकिन ज्यादा ये मुगलों का ही सक्सेसर थे। तो अब आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों स्टेट के बारे में देखते हैं।